Hello students, we will study about the chapter of social studies, that is history, chapter number 3, the Delhi Sultanate. So let's start the remaining paragraph. The Sayyid dynasty 1414 to 1451 AD. The Sayyids Sultans ruled for a brief period. There were 4 Sayyids kings. अब यहाँ पर जो सैयद सुल्तान थे उन्होंने बहुत लंबे समय के लिए यहाँ शासन किया था और ये 4 सैयद राजा थे. Khizr Khan Sayyid 1414-1421 AD. Khizr Khan 1414-1421 AD laid the foundation of the Sayyid dynasty. He was a tolerant ruler. After capturing Delhi, he ruled for 7 years and died in 1421 AD. Mubarak Shah, the son of Khizr Khan, ascended the throne but had to face the challenges faced by the rebellions and conspiring nobles Muhammad Shah Sayyid 1434 to 1443 AD and Alauddin Shah Sayyid 1443 to 1451 AD succeeded him, but both failed to consolidate their position. Ultimately, Delhi came under the control of Bahol Lodi, an Afghan noble. खिज़र खान ने सैयद डायनेस्टी की जो है स्थापना की और ये काफ़ी सहनशील राजा था, शासक था और दिल्ली को कब्ज़े में करने के बाद उसने 7 साल जो है यहाँ पर शासन किया था. उसके बाद जो है उसकी मृत्यु हो गई 1421 AD में. मुबारक शाह जो खिज़र खान का बेटा था, उसके बाद उसने सिंहासन पर वो बैठा और बाद में उसने काफ़ी सारी चुनौतियों को, जो विद्रोही चुनौतियां हैं उनको फेस किया था, जो कि षड्यंत्रकारी रईसों के द्वारा सामने रखी गई थी. तो उनको काफ़ी फेस किया था उसने. और मोहम्मद शाह सैयद एंड अलाउद्दीन शाह सैयद जो थे वो उसके उत्तराधिकारी बने बाद में, लेकिन ये दोनों ही अपनी पोजीशन को मजबूत रखने में फेल हो गए, यानी कि असफल हो गए. और अंत में क्या हुआ, जो दिल्ली है बहोल लोदी और अफगान कुलीनों के नियंत्रण में आ गई. द लोदी डायनेस्टी 1451 to 1526 AD. Sayyid dynasty was soon replaced by the Lodis, who were originally Afghan tribesmen. In 1451 AD, Bahol Lodi became the ruler of Delhi. He extended Lodi rule from Punjab to the western borders of Bihar. Bahol Lodi was succeeded by his son Sikandar Lodi. अब यहाँ पर जो सैयद डायनेस्टी थी वो जल्दी ही जो है रिप्लेस हो गई, यानी बदल दी गई, और जो कि मूल रूप से अफ़गान कबायली थे. ठीक है. और 1451 AD में जो बहोल लोदी था वो वहाँ का दिल्ली का शासक बन गया और उसने जो है अपने लोदी शासक को काफ़ी विस्तार किया. पंजाब से लेकर वेस्टर्न बॉर्डर जो बिहार का था वहाँ तक विस्तार किया. बहोल लोदी जो है वो उसका जो उत्तराधिकारी था वो सिकंदर लोदी था. नेक्स्ट है सिकंदर लोदी 1489 to 1517 AD. The most important Lodi Sultan was Sikandar Lodi. He brought the nobles under his control. He established efficient administrative system. He laid great emphasis on justice, and all the highways of the empire were made safe from robbers and bandits. The prices of all essential commodities were made cheap. He took keen interest in agriculture. He founded the city of Agra and made it his capital. जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी महत्वपूर्ण है लोदी सुल्तान के लिए, सिकंदर लोदी. अब यहाँ पर वो बहुत महत्वपूर्ण शासक बना था. बाद में जो रईस थे वो उसके कंट्रोल में ये आ गया था, ये जो यहाँ की जो लोदी डायनेस्टी थी. तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से लोदी सुल्तान के लिए जो सिकंदर लोदी था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था. और वो जो है रईसों के जो लेकर आया था, उसने अपने कंट्रोल में रईसों को कर लिया था और उसने बहुत ही अच्छे से कुशल प्रशासनिक सिस्टम की, यानी कि प्रणाली की स्थापना की. और यहाँ पर उसने न्याय भी दिया और बहुत सारे हाईवेज़ जो है सेफ़ रास्ते बनाए, जिससे कि जो चोर वगैरह हैं वो वहाँ पर ना आ सके. और जितने भी जो भी माल है या ज़रूरी माल होते हैं उनके प्राइस भी काफ़ी सस्ते कर दिए, जिससे और
साथ ही साथ कृषि में भी काफ़ी इंटरेस्ट लिया उसने। और बाद में जो आगरा सिटी थी उसको आगरा सिटी की भी स्थापना की और बाद में इसे कैपिटल भी बनाया उसका। The Lodhis built tombs in gardens. The Mughals later adopted his style. अब जो लोधी है उन्होंने टॉम बनाए, गुंबद बनाए गार्डन्स में, और यहाँ पर बाद में मुगल्स ने इनके स्टाइल को अपनाया। इब्राहिम लोधी 1517 to 1526 AD. Sikandar Lodi was succeeded by his son Ibrahim Lodi. Afghan chiefs and the Rajput rulers wanted to assert their independence. One of the most powerful Afghan chief, Daulat Khan Lodi, who was the governor of Punjab, he invited Babur, a Central Asian chief, to invade India and displace Ibrahim Lodi. सिकंदर लोदी का जो उत्तराधिकारी है उसका बेटा इब्राहिम लोदी बना, और जो अफ़गान चीफ थे और राजपूत थे वो उनकी आज़ादी को ख़त्म करना चाहते थे। और जो सबसे पावरफुल शक्तिशाली जो अफ़गान चीफ था दौलत खान लोदी, वो वहाँ का गवर्नर था पंजाब का। उसने बाबर को इनवाइट किया, सेंट्रल एशिया का चीफ, जो आक्रमण के लिए भारत पे, और बाद में डिस्प्लेस कर दिया इब्राहिम लोदी को। बाबर invaded India and defeated Ibrahim Lodi in 1526 AD in the battlefield of Panipat. Thus, the Lodi dynasty and the Delhi Sultanate came to an end. अब बाबर जो है उसने भारत पर आक्रमण किया और इब्राहिम लोदी को हरा दिया 1526 AD में, जो लड़ाई हुई थी पानीपत की उसमें। उसके बाद जो लोदी डायनेस्टी है और दिल्ली सल्तनत में उनका एंड हो गया। The Sultanate administration. The Delhi Sultanate was headed by the Sultan, who was the most important person in the empire. He was the commander-in-chief and the chief justice and responsible for the protection from outside attacks and maintaining law and order. He was helped by ministers. अब दिल्ली सल्तनत का जो हेड है वो सुल्तान होता था। वो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन होता था साम्राज्य के लिए, और वह कमांडर चीफ होता था। वही जिम्मेदार होता था उसकी सुरक्षा के लिए, या भारी जो भी अटैक होते थे या जो भी कानून या ऑर्डर बनाए जाते थे वो उसके ज़िम्मेदार वही होता था, और वही हेल्प करता था, मिनिस्टर्स के द्वारा उसकी हेल्प की जाती थी। द इनकम एक्सपेंडिचर रेवेन्यू कलेक्शन वर हैंडल्ड by the wazir. The requirements and the complaints of the army were taken care of by Ariz a Mumalik. Chief Sardar was the head of matters related to religions, and Chief Qazi was the head of the justice departments. यानी कि जो भी इनकम का खर्चा वगैरह होता था, जो भी कर कलेक्शन होता था, वो वज़ीर देखता था, वज़ीर के द्वारा देखा जाता था। जो भी ज़रूरी कंप्लेंट्स या रिक्वायरमेंट्स होती थी वो आरिज़ ए मुमालिक, जो कि चीफ सर था, उसके द्वारा उन सारे मैटर्स को सॉल्व किया जाता था, जो भी रिलीजन से संबंधित, धर्म से संबंधित होते थे। और चीफ क्वाजी जो था वो जस्टिस यानी कि न्याय डिपार्टमेंट का हेड था। Some people were given both military and civilian posts in the administration. They were called nobles. They were khans, maliks, and amirs, having 10,000, 1,000 and 100 horses respectively. अब कुछ जो लोग थे जो कि दोनों ही मिलिट्री या सिविलियन पोस्ट पर प्रशासित थे, और इन्हें रईस कहा जाता था, यानी कि नोबल्स, और इसमें शामिल थे खान्स, मलिक और आमिर्स, जो कि 10,000 और जिनके पास 100 घोड़े थे। डिवीजन ऑफ एम्पायर यानी साम्राज्य का बंटवारा, यानी जो साम्राज्य के भाग होते हैं उन्हें बताया गया है। द दिल्ली सल्तनत वॉज डिवाइडेड इनटू सूबास और प्रोविनेंस. ईच प्रोविनेंस वॉज डिवाइडेड into sheikhs, which were further divided into paraganas and paraganas into villages. The head subas was called mukti, while that of sheikhs was called a shikdar. दिल्ली सल्तनत को बांटा गया सूबाज में, और जिसको प्रांत भी बोला जाता है। हर एक प्रांत को डिवाइड किया गया यानी बांटा गया शिख्स में, जो कि
जिनको बांटा गया, जो बहुत ही पास में ही जिनको बांटा गया परगनाज में, और परगनाज को गांव में बांटा गया। तो जो भी सूबे का जो हेड होता था जिसे मुक्ति कहा जाता था, और जबकि जो शिख्स हैं उनको शिकदार कहा जाता था। The Paraganas was headed by Amil. The village headman was called Mukaddam, accountant as Patwari, and landowners as Kurds. जो परगनास थे उनका जो हेड होता था वो आमिल होता था, और जो गांव का जो हेडमैन होता था वो उसे मुकद्दम कहा जाता था, यानी कि जो खाते का देखता है, यानी पटवारी भी कहा जाता है, मतलब उसे अकाउंटेंट कहा जाता था और पटवारी कहकर भी संबोधित किया जाता था। और जो लैंड ओनर्स थे, यानी कि जो ज़मींदार थे, उनको खुद्स कहा जाता था, कुड्स। नेक्स्ट है इकोनॉमिक टूल्स, यानी कि आर्थिक औजार। अलाउद्दीन खिलजी फिक्स द प्राइजेज ऑफ बेसिक यूटिलिटी आइटम्स इन ऑर्डर टू कीप his soldiers and people happy. He appointed Shahnaz to keep an eye over the malfunctioning in the trade. No one could charge higher price. If anyone found doing so, he was punished severely. अब जो अलाउद्दीन खिलजी है वो क्या है, उसने बेसिक जो भी आधारिक जो कीमत थी वो तय कर दी गई थी, और हर आइटम पे जो भी ज़रूरत के आइटम थे उस पर एक कीमत तय कर दी गई थी जो भी बेसिक थी, और वहाँ पर ताकि लोग खुश रहें। और उसने अपॉइंट किया था शहनाज, जो कि इन सारे फंक्शंस पर नज़र रखे रहता था व्यापार के, ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो वहाँ पर, और कोई भी इंसान जो है किसी भी चीज़ के हाइयर रेट ना लगा दे, यानी कि बहुत ज़्यादा कीमत ना लगा दे जिससे लोगों को परेशानी हो। और जैसा वहाँ पर बोला गया था वैसा ही पाया गया। यदि कोई गलत काम या हायर रेट करता हुआ पकड़ा जाता था तो उसे पनिश किया जाता था। द इक्ता सिस्टम। Alauddin Khilji and other Delhi's sultans appointed military commanders as a governor of territories. These military commanders were called iqtadars, and the land that they controlled were called iqtas. The iqtadars collected revenues from their states or iqtas, and there become their salary. They also had to maintain law and order in their iqtas. The iqtadars were regularly transferred from one iqta to another, and the sultan kept a strict check on them. The iqtadars also had to maintain a small contingent of troops and assist the kings in military campaign. Thus, Alauddin Khilji imposed heavy responsibility on his military commanders and kept them strictly under control. अलाउद्दीन खिलजी ने हर एक क्षेत्र में जो है मिलिट्री कमांडर्स अपॉइंट किए गए थे, मिलिट्री कमांडर जिन्हें इक्तादार्स कहा जाता था, इक्तादार्स, ठीक है। और वो कंट्रोल करके रखते थे जो भी ज़मीन पर उनके जो ज़मीन है उसको अंडर कंट्रोल में रखते थे, और रेवेन्यू भी, यानी कि जो भू राजस्व है वो भी वसूलते थे, और उनको उनकी सैलरी पर रखा गया था। वे वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन करके रखते थे, और जब भी कोई इक्तादार जो है रेगुलरली ट्रांसफ़र करता था एक इक्ता को दूसरे सुल्तान को, तो जो दूसरे लैंड ओनर्स को, तो वो क्या है उस पर पूरी चेकिंग करते थे उसको, और वहाँ पर एक टुकड़ी भी उसको असिस्ट करती थी राजा को इस कैंपेन के दौरान में, और काफ़ी जिम्मेदारी थी, और उन्होंने बहुत ही सख्ताई से इसको अंडर कंट्रोल रखा था।